हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और हमेशा की तरह घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी आज की वीडियो के थंबनेल पर देख चुके होंगे कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 10th मैथ अनसॉल्व पेपर 2025 में जो हुए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आज की वीडियो सेट कोड 822 बी वी होने वाली है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ यदि आप कम समय में क्लास 10th के मैथ का सिलेबस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाइए। वहाँ पर 14 डेज क्रैश कोर्स एक प्लान पड़ा हुआ है, जहाँ पर 14 वीडियो में आपको सारे मैथ का सॉल्यूशन बताया गया और साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं सेट के। ये रहा हमारा गणित कक्षा 10th सेट 822 बीबी 2025 में ये पेपर आए हुए थे। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर आता है यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का, वो 70 नंबर का पेपर आता है और 2 खंडों में बटा होता है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न 20 दिए रहते हैं। सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने ले लूं कि परिमेय संख्या 2 है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या √2 है। ठीक है, परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या √2 है, तो इन दोनों का योगफल क्या होगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। वो भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो उस अपरिमेय संख्या के साथ में वो पूरी संख्या एक अपरिमेय ही बन जाती है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को। सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर पे बोल रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। अब अभाज्य गुणनखंडन करने का मतलब कि सबसे पहले 156 में हम 2 से भाग देते हैं तो 7 बार जाएगा, बचेगा एक 8, 78। फिर हम 2 से भाग देते हैं 3 बार और ये 9, 39 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, और 13 से भाग दे देंगे एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये आपको कहाँ नजर आ रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 3 इंटू 13। ये रहा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला कह रहा है यदि 3x प्लस का 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3, तो x रेशियो y यानी कि x अनुपात y का मान क्या होगा। चेक करते हैं, और करना कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है। 3x प्लस का 5y, ठीक है, बटे 3x माइनस का 5y बराबर 7/3। कैंची गुणा कर देते हैं। 3 का जैसे ही गुणा होगा, 3 तिरका 9x और 3 का 5 के साथ 3 5 15 y। 3 का गुणा होगा तो वो सॉरी 7 का गुणा होगा तो 7 3 21x है ना, 7 3 21 और 7 पना 35 y। अब x वाला पार्ट एक तरफ ले लेते हैं तो 9x माइनस का 21x माइनस का 35y माइनस का 15y। ठीक है, अब 21 में से अगर 9 जाता है तो 2 और 1,
12 बचेगा, वो भी माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का 50 वाई, ये 12 एक्स बचेगा माइनस का। देखिए माइनस से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, फिलहाल में दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 6x बराबर 25 वाई हो जाएगा। x इस तरह रहेगा, y गुणे में पक्षांतर में भाग में आ जाएगा, ये 25 ज्यों का त्यों रहेगा, 6 गुणे में पक्षांतर में भाग में चला जाएगा। x अनुपाते y बराबर जो आंसर हो जाएगा 25 अनुपाते 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? उम्मीद है कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0 का विविक्त कर होगा। चौथे नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, और विविक्त का d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। d जो होता है x का गुणांक होता है, और x का गुणांक जो दे रहा है -2 का स्क्वायर -4, एक ही जगह पे जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 3, और c जो होता है अचर पद 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये -4, -4 + 4 कितना हो जाएगा, बराबर 0। तो ऑप्शन ए आपका ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर? इसके बाद देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य ज्ञात करना है तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है। तो अंतराल जो लिखा हुआ है उसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो अंतराल 2 से 4 दे रहा है, 4 से 6 दे रहा है, और 6 से 8 दे रहा है, और 8 से 10 दे रहा है, और 10 से 12 भी दे रहा है। ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। और इसके बाद हमें चर चाहिए जिसको हम x बोलते हैं, वो होता है इन दोनों का योगफल में 2 से भाग देने के बाद आने वाला मान। तो 2 और 4 हो जाएगा 6 जुड़ के, और 2 से भाग देंगे तो 3, 4 और 6 जुड़ के हो जाएगा 10, 2 से भाग देंगे 5, 8 और 6 14, 2 से भाग देंगे 7, 10 और 8 18, 2 से भाग देंगे 9, 12 10 22 और 2 से भाग देंगे 11। बारंबारता को हम एफ से शो करते हैं जो कि दे रहा है 2 4 7 3 और 4। इसके बाद माध्य के लिए f इंटू एक्स फाइंड करना पड़ता है, तो 6 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, है ना, और 11 चौको 44 हो जाएगा। बात क्लियर? अब क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम सिग्मा एफ, अगर ध्यान से देखते हैं तो 6 7 13 7 20, 20 हो जाएगा, 9 6 15, 7 22 4, 9 6 15, 15 7 22 और 4 26 की 6, हाँ से लगी 2, 2 दूनी 4, 4 8, 8 6 14, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, अब जो माध्य होता है हमारा फॉर्मूला ही होता है उसका, वो कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 146 बटे 20, 2 से भाग देंगे 7 और 3 बटे 10, ये हो जाएगा 7.3, कितना हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा। बात क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी कर रहा है। क्या कह रहा है, डीई समांतर बीसी इस प्रकार है कि ए डी दिया, डी बी दिया, ए ई और ई सी दिया। पूछ क्या रहा है, ए सी की माप। तो हम क्या करते हैं, अगर डीई समांतर बीसी है
तो थेल्स की प्रीमिस है। थेल्स की प्रीमिस से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ए डी 1.5, डी बी 3, ए ई 2 और ई सी 1.5 से काटेंगे 2 बार, 1/2 बराबर 2/ई सी, आपस में कैसे गुणा कर देंगे, तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। लेकिन पूछा क्या है, ए सी, ये कितना हो गया है, 4, 4 और 2 6, क्योंकि ए सी पूछ रहा है ना, 4 2 6, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात क्लियर। क्यू को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू कह रहा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, x2 कितना हमारा, x2 है 4 और x1 है 2 का स्क्वायर, और y2 कितना है, वो है 1 और y1 है 3 का स्क्वायर। अब 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 को लिख देंगे 4 गुणे 2, और बीच की दूरी जो हो जाएगी 4 का वर्गमूल 2 और √2। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा 2√2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। इसके बाद 8वां नंबर देखते हैं। तो 8वें नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होने पर विविक्त कर का मान 0 के बराबर, यानी कि b² बराबर 4ac हो जाता है अगर मूल आपस में बराबर होते हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b² बराबर 4ac, क्योंकि विविक्त कर का मान 0 होता है और विविक्त कर d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। और जब विविक्त कर का मान 0 हो जाता है, और 0 कब होता है, जब मूल समान होते हैं द्विघात समीकरण के, तो उस कंडीशन में b² बराबर 4ac फाइंड होता है। b जो होता है वो x का गुणांक होता है, यानी कि -12 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a जो होता है वो x² का गुणांक 3 हो जाएगा। c जो होता है वो अचर पद होता है जिसको m बोलते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 4 3 12, m 12 से भाग देंगे तो 12 बार, तो m बराबर जो हमारा मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। m बराबर कितना मान आ जाएगा, 2। फिलहाल में यहाँ पर 2 तो दे नहीं रहा है ना, तो द्विघात समीकरण b² 12 का स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब 4ac सही है यार, इसका आंसर 2 ही होना चाहिए कि द्विघात समीकरण जो दिया है b² बराबर 4ac, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 4 ये जो होगा x² का गुणांक होगा, c यानी कि m, तो 12 से भाग देंगे 12 बार। ठीक है, 12 से भाग देंगे 12 बार हो जाएगा, तो m का मान जो हो जाएगा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, 12 आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर। 144 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 ही बचेगा। 9वें नंबर में 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम कितना होगा, फॉर्मूला कितना होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 15 और 25, पहली संख्या 15 और सेकंड कितनी 25 का एचसीएफ कितना दे रहा 5, तो एलसीएम पूछ रहा है कितना हो जाएगा, है ना, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम होगा 5 से भाग दिया 3 बार, 25 दिया 75, तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा 25 दिया 75 हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 75। अब जो एपी दी गई है यहाँ पर 10, इसका पूछ रहा है सार्वंतर होगा, ये एपी दी गई है। अब एपी जब दी गई है तो एपी अगर है तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1, सार्वंतर कितना होता है A2 माइनस A1, A2 क्या होगा, ये रहा 1,
A2 कितना, 1, और A1 कितना, ये रहा 3, तो 1 माइनस का 3, और 3 में से 1 गया 2, वो भी माइनस का। सार्वंतर कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 3 से 1 हो गया ना, 2 घट गए। जितना अंतराल बढ़ता दिखता है या जितना घटता दिखता है, वही तो किसी द्विघात समीकरण का सार्वंतर होता है। बात क्लियर। अब सारणी का माध्यक वर्ग होगा, यहां पर पूछा गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इस वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता दी गई है। हमको क्या करना है कि बारंबारता फाइंड करनी है, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए प्लेस, मतलब जगह। जगह के लिए हम क्या करते हैं, इस तरफ जो लिखे हुए क्वेश्चन है इनको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, इनको इरेज करते हैं क्योंकि हमको चाहिए फिलहाल में जगह। तो किस तरीके से करेंगे तो वो आप देखिए यहाँ पर 11वें नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, लिख लीजिए, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, लिखा है 0 से 5, लेकिन याद रखना इसमें हमें किसी चर की आवश्यकता नहीं पड़ती माध्यक में। ठीक है, 15 से 20, 20 से 25। बात क्लियर। और बारंबारता जो ऐप दे रहा है, बारंबारता, मैं हमेशा आपसे एक बात कहूँगा कि बारंबारता जो दी गई है उसको थोड़ा ध्यान से देख लिया करें। माध्यक वाले सवालों में कई बार बारंबारता लगातार बढ़ते हुए स्थिति में अगर आपको दिखती है तो वो बारंबारता नहीं, वो आपकी संचयी बारंबारता होगी। फिलहाल यहाँ पर ये लगातार बढ़ती हुई नहीं दिख रही हमको, क्योंकि 2 से 7, 5 बढ़ा फिर घट गया है ना, लगातार बढ़ती दिख नहीं रही। अगर लगातार बढ़ती बारंबारता दिखती तो सोचने की आवश्यकता है। फिलहाल में बारंबारता जो दी गई है वो दी गई है 2, फिर 7, फिर 3, फिर 10, और फिर 4। इसके बाद जब भी माध्यक की बात करते हैं तो संचयी बारंबारता चाहिए, जिसको शॉर्ट में CF बोलते हैं। तो सबसे पहले सामने का मान 2 लिख देंगे, 2 में 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में आप अगर 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 26। बारंबारता के लिए अगर हम यहाँ पर n बराबर देखें तो ये रहा है 26, तो हमें इसको क्या करना है, n/2 करना है, यानी 26/2 करना है। 2 से जैसे ही भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा मान 13। अब आपका 13 समतुल्य कहाँ पर आएगा, तो 13 समतुल्य हमारा 22 के पास में आएगा। तो 22 के सामने जो अंतराल लिखा हुआ 15 से 20 लिखा हुआ, यही हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा माध्यक का। माध्यक का वर्ग अंतराल 15 से 20 हो जाएगा, 15 से 20, यानी कि करेक्ट हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब आते हैं 12वें नंबर की तरफ। तो 12वां नंबर किस तरीके से करना उसको देख लीजिए। 12वें नंबर में लिखा tan a बराबर 1, क्या लिखा हुआ है, tan a बराबर 1 लिखा हुआ है। और tan में जो हमारा एक जो मान है वो कितने डिग्री का होता है, वो 45 का होता है। तो एक की जगह हम लिख सकते हैं tan 45। तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि a बराबर हमारा हो गया 45। अब हमें मान चाहिए 2 sin a इंटू कॉस ए का मान, यानी कि 2 sin 45 इंटू कॉस 45। अब साइन 45 का मान तो होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी 1/√2, और 2/√2 हो जाएगा 2, और 2 से जैसे ही भाग देंगे तो एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर सभी बच्चों को। ये 12 नंबर तक MCQ हो गए, है ना। जो आपको अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बताइए। चलिए करते हैं भाई, हमें यहाँ पे शेप चाहिए इसका, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर
ये हमारा 13 नंबर। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से, दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या, ये रही ना वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के साथ लंबवत होती है। तो यहां पर लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, यानी कि 25 का स्क्वायर। आधार हमारा ये हो सकता है 24 का स्क्वायर, लंब हमारी ये त्रिज्या हो सकती है, ठीक है ना। तो 625 और 24 का वर्ग 576 प्लस का आर स्क्वायर, 625 माइनस का 576 बराबर आर स्क्वायर। 15 में 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4, 49 बचेगा, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, आर बराबर कहीं ना कहीं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसके बाद आएगा 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। चलिए मीनार बना दी जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा उन्नयन कोण थीटा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा रहने दो, लंब कितना 20, आधार कितना 20√3, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3। tan में 1/√3 होता है वो tan 30 का मान होता है ना, और तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर हमारा आंसर करेक्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात क्लियर, बात क्लियर है ना सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दे रहा है, 15 नंबर। 15 नंबर पे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब ये बना दिया हमने वृत्त। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप, है ना, केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। चलिए करते हैं इस तरीके से। त्रिज्या दे रहा है 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर। चाप ये रहा, देखो ये रहा हमारा चाप। चाप जो क्या कर रहा है, केंद्र पर 30 डिग्री कोण का माप बना रहा है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे हमारा कितना दे रहा, 23 डिग्री बटे 360, ठीक है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 14 का होल स्क्वायर। जीरो से जीरो कटेगा, 3 से भाग देंगे 1/12, 22/7, 14 × 14, 7 दूनी 14, 2 से भाग देंगे 6, ये 11/3, 11 चौको 44 की 4, हाथ से लगी 4, 11 4 15/3,
हो जाएगा 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा सी नंबर करेक्ट आंसर। कह रहा जोकर टोपी का आकार होता है, जोकर की जो टोपी होती है कुछ इस तरीके की होती है और इसको बोलते हैं शंकु आकार। क्या बोलते हैं? शंकु आकार। जोकर की टोपी का जो शेप होता है वो शंकु आकार। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप क्या है? ठीक है, तो इनका जो सरलीकृत, जैसे कल्पित माध्य विधि हो गई, पग विचलन विधि का, और सरलीकृत जो रूप हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी प्रत्यक्ष विधि। क्या हो जाएगी आपकी? प्रत्यक्ष विधि करेक्ट हो जाएगी। हम्म, ठीक है, क्योंकि जो कल्पित माध्य विधि हो गई या पग विचलन विधि हो गई, इससे तो ज्ञात करते हैं हम माध्य ही है, लेकिन इनकी जो सरलतम विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, माध्य का 24 तो बहुलक होगा। देखिए 18वें नंबर में फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है। 3 माध्यक पूछ क्या रहा? बहुलक, माध्य 15, माध्य का 24, तो 3 माध्य का 24 बहुलक चाहिए, और 2 माध्य की जगह कितना है? 15, 4 3 24 दूनी 24 3 72, और -15 दूनी 30, बहुलक। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे 2 और 7 में से 3 गया 4, तो बहुलक जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। बात क्लियर? ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको रेस करना पड़ेगा क्योंकि 18 नंबर तक तो हो गए, बचे हमारे 19 और 20। तो फिलहाल में हम इसको क्या करते हैं, रेस करते हैं, फिर हम 19 20 नंबर को कर लेंगे। बाकी एक बात याद रखना आप सभी को, जो खास इम्पोर्टेंट प्रायः क्वेश्चन जो नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर पेपरों में क्या होते हैं, रिपीटेड होते देखते हैं। कहने का मतलब मेरे ये है कि आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपरों को लगाएंगे उसमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर आपको नज़र आ जाएंगे हर साइड में, वो आपको दिख जाएंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट या किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम पे। 19वां नंबर देखते हैं। 19वें नंबर में क्या रहा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो पासा अगर 1 2 3 4 5 और 6 दर्शाएगा, ठीक है, टोटल कंडीशन हो गई, कुल घटना हो गई, कुल घटना हो गई 6, पासे को फेंकेंगे 6 कंडीशन होगी, सम संख्या कितनी हो जाएगी? सम संख्या या उचित घटना 1 2 और 3, 3 हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए जो फॉर्मूला पीई बराबर बोलते हैं, उचित घटना यानी कि सम 3 बार आएगा, कुल कितना 6, यानी कि प्रायिकता जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात क्लियर? इसके बाद 20वें नंबर में आते हैं। 20वें नंबर में क्या कह रहा है, एक अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर रानी होने की प्रायिकता। ठीक है, कुल पत्ते कितने? कुल पत्ते हैं 52, और रानी कितनी होंगी? वैसे हर पत्ते 4 4 होते हैं, रानी जो हो जाएंगी रानी 4 हो जाएगी, हर पत्ते लगभग 4 4 होते हैं। तो रानी आने की प्रायिकता, तो रानी 4 है, टोटल कितने में 52 में, तो कितना हो जाएगा 1/13। तो ऑप्शन बी इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका ये रहा खंड ए, एमसीक्यू, 20 के 20 एमसीक्यू मैंने आप सभी को करा दिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिलहाल में आप यहाँ तक नोट कीजिए।
अब खंड बा में आते हैं। तो खंड बा क्या कह रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न अब आपके शुरू हो गए। यानी कि जो एमसीक्यू बहुविकल्पी खंड आ में दिए गए थे 20 एमसीक्यू हमने पूरे कर लिए, जो आपने सॉल्यूशन देख लिए। अब हम करने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है सभी खंड कीजिए। का नंबर पे जो लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। का नंबर का हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु, शंकु आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपका शंकु। ठीक है, ये होता है आपका शंकु। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 और 28 सेंटीमीटर। मतलब हमारे जो शंकु की जो ऊंचाई दे रहा है वो दे रहा है 48 सेंटीमीटर, और जो आधार का व्यास दे रहा है वो दे रहा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो है 28 सेंटीमीटर, और अब त्रिज्या की बात करेंगे तो व्यास का क्या हो जाता है, आधा हो जाती है हमारी त्रिज्या। व्यास चूंकि दे रहा 28/2 कर देंगे, और जैसे ही भाग देंगे तो 14 सेंटीमीटर निकल आएगी त्रिज्या। एच यानी कि हमारी ऊंचाई जो कि 48 सेंटीमीटर दी गई है, और त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर निकल आई। अब हमें आयतन चाहिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं, जो बेसिक मान होता है। आर की जगह पे हमारा 14 दे रहा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और एच की जगह दे रहा है 48। सबसे पहले 3 से 48 को हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, और इसके बाद लिखा हुआ है 22/7, 14 गुणे 16, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 हो गया, है ना, 14 गुणे 16। ठीक है, ठीक है, ठीक के बाद क्लियर। चलिए, 14 चौको 56 की 6 हासिल लगी 5, 14 चौको 56 और 5 61 गुणे 16, 16 छक्का 96 की 6 हासिल लगी 9, 16 9 25 की 5 हासिल लगी 2, 16 छक्का 96 और 2 98, यानी कि हमारा जो आयतन आ गया वो 9856 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, जो आप सभी के सामने लिख दिया मैंने। बात क्लियर। आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। इसके बाद खा नंबर देखते हैं। तो खा नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किससे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। एग्जाम पे आप ध्यान देना, प्रायः अभाज्य गुणनखंडन विधि ही आती है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करें। ठीक है, तो 96 को हम लिख सकते हैं 16 छक्का 96। ठीक है, 16 छक्का 96, 16 को हम 2 की घात 4 और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 की पावर 5 इंटू 3, यानी 32 दिया 96। 96 के अभाज्य गुणनखंडन जो हमने किए 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गए। इसके बाद 404 को सॉल्व करते हैं। 404 को 4 से अगर इसमें भाग देते हैं 101 आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं। 4 को 2 की पावर 2 और 101। अब हम एचसीएफ की अगर बात करते हैं कि एचसीएफ हमारा मासा कितना आएगा, तो दोनों में अगर ध्यान से देखें तो 2 नजर आ रहा है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन उभयनिष्ठ जो नजर आता है गुणनखंड, वही हमारा क्या होता है, मासा हो जाता है, यानी कि एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ ही पूछा है, 2 की पावर 5 भी है, 2 की पावर 2 भी है, तो दोनों में जो कम घात होगी वो उठा लेंगे, तो 2 की घात
2 हो जाएगा, यानी कि HCF हमारा जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा 4। HCF हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को? आ गया ना समझ में? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों का और खा दोनों हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, गा नंबर जो दिया हुआ है, बिंदु क्या दिए हुए हैं? बिंदु x1 और y1 जो दिए गए हैं वो है -1,7 और x2 और y2 जो दिए गए हैं वो है 4-3 और जो अनुपात दिया है m/n बराबर 2/3 दिया। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होता है mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n। इसके बाद my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। बाकी देखिए ये जो विभाजन बिंदु हैं आपके, mn की जगह पे m1 m2 भी कुछ बुकों में कुछ क्लास टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। m जो है हमारा 2 है और x2 जो है हमारा 4 है, प्लस n की जगह पे 3 है और x1 हमारा माइनस का 1 है बटे m प्लस n यानी 2 प्लस का 3। my2 m की जगह पे दे रहा है 2, ठीक है। y2 कितना दे रहा है हमारा? माइनस का 3 प्लस n की जगह पे क्या दे रहा है? 3 और y1 जो कुल मिला के हमारा कितना हो गया? 7 हो गया बटे m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 3। ठीक है, अब ये 4 दूनी 8 माइनस का 3 बटे 5, इसके बाद माइनस का 6 और 7 21 बटे 5। 8 में से 3 गया तो 5 बटे 5, 21 में से 6 गया 15 बटे 5 हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 कट जाएगा 1 और 5 × 15। तो कुल मिला के जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गए वो हमारे आ गए 1,3। ये रहा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं घा नंबर। ठीक है, अब देखते हैं घा नंबर। तो घा नंबर में कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर, साइन में 1/2 मान होता है वो 30 डिग्री का होता है। अल्फा और 30 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कॉस बीटा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, कॉस में जो 1/2 मान होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो बीटा बराबर जो हो गया वो 60 डिग्री, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो 30 प्लस 60 यानी कि 90। ठीक है, यानी कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया वो आ जाएगा 90 डिग्री। आई होप क्लियर होगा सभी को। वीडियो में यदि अब तक आप जुड़े हुए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना। अपना कीमती कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये छोटे छोटे से कमेंट ही हैं जो हमें इंस्पिरेशन देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अपना कीमती कमेंट ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बिंदु P जो -6, 8 है कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो अड़ा नंबर करते हैं। ये रहा, इस बिंदु P की मूल बिंदु जो कि 0 0 होता है, इससे दूरी पूछ रहा है।
-6 और ये 8। अब इसको कुल मिला के x1 y1 लिख सकते हैं, x2 y2 लिख सकते हैं। तो दूरी d बराबर जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये होता है आपका फॉर्मूला। x2 हमारा 0 है, x1 माइनस का 6 है, ठीक है, और y2 हमारा 0 है और y1 8 है। बात क्लियर। माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, ये माइनस 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग होता है 64, और ये हो जाएगा 100, और 100 का जो वर्गमूल होगा 10, जो बीच की दूरी हो जाएगी 10 हो जाएगी। बात क्लियर। तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होने वाला आपका अड़ा नंबर का। अब 4 नंबर देखते हैं। इतने बराबर इतना सिद्ध करना है, तो भाई LHS लेते हैं हम डायरेक्ट और लिखते हैं कॉट ए माइनस का कॉस ए बटे कॉट ए प्लस का कॉस ए। अब यहां पर सूत्र लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट ए यानी कि कॉस ए बटे साइन ए माइनस का कॉस ए बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए। ऊपर हरों में कॉस ए कॉमन आ रहा है, बचेगा 1 बटे साइन ए माइनस का 1, और यहाँ पर भी कॉस ए कॉमन आ रहा है तो 1 बटे साइन ए प्लस का 1, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लिख रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, यानी कि 1 बटे साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम कॉसेक ए लिख देंगे, और यहाँ पर भी बटे में कॉसेक ए लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया RHS प्रूफ। बात क्लियर। तो ये दो दो नंबर के जो आपके क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। अब कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। दूसरे नंबर में किन्हीं 5 खंडों को हल करना पड़ता, देख लेना कि किस खंड में कितने प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक 4 अंक का रहने वाला है क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो का नंबर में जैसा कि बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 17वें पद को जो हम लिख सकते हैं ए प्लस का 16d, जो भी पद होता है डी का गुणांक 1 उससे कम होता है। 17वां पद है तो ए प्लस 16d ही लिखेंगे, और 10वां पद है तो ए प्लस का 9d ही लिखेंगे और प्लस का 7। देखिए ए से ए तो कटने वाले हैं जो कि इक्वल नजर आ रहा है। अब 16d में 9d आके माइनस हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाता है तो 7d बचेगा, और 7 से 7 कट गया तो d बराबर 1। बात क्लियर। बात क्लियर। अब आपको लग रहा होगा सर क्या ये 4 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, ये तो बहुत छोटा है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि 4-4 6-6 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से नज़र आते हैं या बहुत छोटे छोटे से हो जाते हैं, और कई बार तो MCQ के क्वेश्चन जो 1 नंबर के बहुत बड़े नज़र आते हैं।
तो एग्जाम पे आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए जो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं और कम नंबर दे रहे हैं आपको, आप उसको स्किप कर दीजिए, यानी कि छोड़ दीजिए, उसको अंत में कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समीकरण अंडर रूट 2 x² प्लस 7x प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। रूट 2 x² प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2 इज इक्वल 0। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए x² का जो गुणांक है और अचर पद का जो गुणांक है, इन दोनों को कीजिए गुणा। रूट 2 2 पंचे 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड कर दीजिए कि प्लस का चिन्ह जोड़ के 7 आ जाए। 5 दूनी 7, इसको लिख देंगे 5 प्लस 2 बराबर 7 के रूप में। ठीक है, आप इसको रफ में लिख सकते हैं या साइड में अपना इस तरीके से शो कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 x² और 7 की जगह लिख देंगे 5x प्लस का 2x प्लस का 5 रूट 2 बराबर 0। तो रूट 2 x² प्लस का चिन्ह, अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ये 5 रूट 2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब रूट 2 x² प्लस का 5x, इस दो को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। दोनों में x नज़र आ रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। x कॉमन लेंगे तो रूट 2 x बचेगा, और जब x कॉमन ले लेंगे तो खाली 5 बचेगा। दोनों में रूट 2 कॉमन आएगा, एक एक रूट 2 बच जाएगा और x बचेगा। रूट 2 निकाल लेंगे तो 5 बचेगा बराबर 0। अब रूट 2 x प्लस 5 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो शेष बच जाएगा हमारा x प्लस का रूट 2 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल 0। और चूंकि हमें मूल ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि रूट 2 x प्लस का 5 बराबर 0। तो रूट 2 x 5 पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5/√2। एक आंसर तो ये आ गया आपका, बात क्लियर। और एक जो निकलेगा x प्लस का रूट 2 बराबर 0 से x बराबर जो हो जाएगा माइनस का रूट 2। कुल मिला के ये दो मूल प्राप्त होंगे, जो आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए। बात क्लियर यहाँ तक? ये रहे आपके दो मूल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले गा नंबर में क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये रहा। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक त्रिभुज, और जिसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं हमें मिलाना है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, यानी कि ये वाला कोण बराबर कोण बी ए सी। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है वो करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हैं दिया है। जो कुछ भी दिया हुआ है, कोई कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है, जो कुछ भी सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है हमें सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को बताया है, और प्रायः ऑफलाइन क्लासेस में टेस्टों पे भी इन प्रश्नों को निरंतर टिक करवाता हूँ मैं। अब आते हैं उपपत्ति में। ठीक है, उपपत्ति याद रखिए, इनमें हमेशा उपपत्ति लिखा जाता, उत्पत्ति नहीं लिखा जाता।
या फिर ज्ञात करना है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें सॉल्यूशन करना उपपत्ति में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, एडीसी और बीएसी। सीधा सीधा हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, अब एडीसी देखिए, ए डी सी और बी ए सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब सबसे पहले इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, एडीसी बराबर बीएसी हमें दिया हुआ है। क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। अब ए डी सी, सॉरी, ए डी सी में सी कौन आ रहा है और बी ए सी में भी सी कौन आ रहा है, तो लिख देंगे कौन सी बराबर कौन सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। और जब दो त्रिभुजों में हमारे कोई दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहां पर डबल ए समरूपता नियम लग जाता है, यानी कि कोण कोण समरूपता नियम लग जाता है। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः डबल ए समरूपता नियम से, डबल ए समरूपता नियम से। ठीक है, डबल ए समरूपता नियम से क्या करेंगे, त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कर दिया हमने, समरूप सिद्ध कर दी। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब है, इसकी भुजा सी ए लिख देते हैं, इसकी भुजा सी बी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी भुजा सी डी लिख देते हैं और इसकी भुजा सी ए लिख देते हैं। जो त्रिभुजों के नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत बड़ा फैक्ट बनता है। अगर आपने त्रिभुज इस तरीके से लिए हैं तो भुजाएं भी इसी क्रम में लेना चाहिए, कोण भी इसी क्रम में आने चाहिए। देख सकते हैं ना आप, सी ए तो इसका सी बी बटे में, है ना, इसका लिखा सी डी तो इसका लिखा सी ए, कैची गुणा कर देंगे तो सी ए इंटू सी ए, और इन दोनों का गुणा होगा सी बी इंटू सी डी, और ये सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा प्रूव हो गया। बात क्लियर, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। बात क्लियर सभी को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बनाते हैं हम यहाँ पर एक वृत्त। ठीक है, एक वृत्त बना लिया हमने। ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत बनाया गया। चलिए, एक चतुर्भुज जो है इस वृत्त के परिगत बनाया गया, इसको मैं आपके सामने ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आपके सामने जैसे ही इसको ड्रॉ करता हूँ तो आपके सामने सब कुछ दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा सही लगने लगे, और फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया। ये हमारा वृत्त है और चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये रहा। ये रहा हमारा एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत परिगत खींचा गया। परिगत मतलब बाहर की ओर, परे मतलब बाहर की ओर खींचा गया। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि हमारी जो ए बी है और सी डी का योग, ए डी और बी सी का योग आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं, यहाँ पर P लिख देते हैं, यहाँ पर Q लिख देते हैं, यहाँ पर R लिख देते हैं और यहाँ पर S लिख देते हैं, P Q R S इस तरीके से लिख देते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, पहले भी सिखाया है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर इस चैप्टर्स को पढ़ भी सकते हैं। तो मैंने आप सभी को ये बात स्पष्ट की थी कि जो हमारा चतुर्भुज सॉरी जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त में स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपकी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, जानते हैं कि वृत्त की
स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, कैसे? एपी बराबर ए एस, यही तो है, एपी बराबर ए एस, ठीक है। और समीकरण पहला, एपी बराबर ए एस, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, ठीक है। इसके बाद डी एस बराबर डी आर, डी एस बराबर डी आर, समीकरण तीसरा। और सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण चौथा। लिख दिया ना। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं चारों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर। तो समीकरणों चारों समीकरणों को आपस में जोड़ने पर, और जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए पी प्लस का बी पी डी एस प्लस का सी आर और ए एस प्लस का बी क्यू प्लस डी आर प्लस का सी क्यू। सबसे पहली चीज ए पी प्लस बी पी, इसको एक साथ कर लेते हैं, ए पी प्लस का बी पी को एक साथ कर लेते हैं और क्या करते हैं, डी एस प्लस सी आर को एक साथ कर लेते हैं, डी एस प्लस सी आर को एक साथ कर लेते हैं। इसके बाद ए एस प्लस डी आर को एक साथ करते हैं। इसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी की जगह पे हम सीधा ए बी लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद डी एस जो लिखा हुआ है ना, डी एस, देखिए ये लिखा डी एस, डी एस की प्लेस पे डी आर रख देते हैं। क्या रख देते हैं, डी आर प्लस का सी आर। इसके बाद ए एस लिखा हुआ, फिर डी एस लिखा, डी आर लिखा हुआ, डी आर की प्लेस पर हम डी एस रख सकते हैं इस डी आर की जगह पे। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो बेटा इसलिए कर रहा हूँ, जो हमें सिद्ध करना उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। मैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पे बी सी रख देंगे, ठीक है। ए बी, अब देखिए डी आर प्लस सी आर, और डी आर प्लस सी आर सी डी हो जाएगा, है ना। इसके बाद ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस की जगह पे ए डी हो जाएगा, और ये बी सी तो हो ही गया। तो बस एग्जैक्ट जो सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल ए डी प्लस बी सी, ये हमने सिद्ध कर दिया आपके सामने। ये भी बड़ा प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सेट लगा मैंने ये सेट को जब सॉल्व किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे मुझे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दिएगा आवृत्ति वितरण के आंकड़े का माध्यक 28.5 है, क्या दे रहा है, माध्यक जो दे रहा है 28.5 दे रहा है। तो एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। किसके मान ज्ञात करना है, एक्स वाई के। और एन बराबर जो दे रहा है वो 60 दे रहा है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल रखते हैं आपके सामने, जो कि हमारा 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा बारंबारता जो एफ होती है वो कितना दे रहा है, 5, एक्स, 20, 15, वाई
और 5। इसके बाद जब भी माध्यक की बात आती है तो उस माध्यक के लिए CF यानी कि संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ती है। ये रहा 5, 5 प्लस एक्स, ठीक है, 5 प्लस एक्स प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स के साथ में 15 जुड़ जाएगा तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 प्लस एक्स के साथ में वाई जुड़ जाएगा, ये हो गया। और बाद में 5 जुड़ जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस का वाई। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, बॉक्स में थोड़ा सा सही लगने लगेगा ये क्वेश्चन। पेपर में याद रखें, पटरी स्केल ना यूज करने का प्रयास करें, सीधे सीधे लाइनें ड्रॉ करें इस तरीके से, ये जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि लाइनें सुंदर बनाने से कुछ नहीं होने वाला, पटरी में समय खत्म होता है, ठीक है। ये रहा, और n बराबर जो हमने प्राप्त किया वो 45 प्लस एक्स प्लस वाई प्राप्त किया, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा 60 के बराबर दे रहा है। 45 उस तरफ चला जाएगा, एक्स प्लस वाई, और बराबर 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे जो माध्यक है 28.5, ये जो माध्यक 28.5 है आपका इसके अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि 28.5 20 से 30 के बीच में आएगा। तो ये रहा हमारा L1 और ये रहा L2, ठीक है। अब इसके सामने जो वैल्यू होती है इसको F बोलते हैं, और इसके सामने से ऊपर वाली जो होती है उसको CF बोलते हैं। याद रखिए माध्यक हमारा 28.5 है, तो अंतराल आएगा 20 से 30। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि L1 या फिर L, तो 20 है। यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ F, तो ये भी 20 है। मैं आपसे बोलूँ CF कितना है, तो 5 प्लस का x है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है, इतनी चीज़ें जो हमें ज़रूरत थी वो आ गया। एक और है मान जो हमें चाहिए, h बराबर L2 माइनस का L1, L2 माइनस L1 यानी कि डिफरेंस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो अंतराल है 10 10 का, यही होता है h हमारा। फॉर्मूला जो होता है माध्यक का, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF/F इंटू एच, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। माध्यक 28.5, L 20 है, n/2 यानी कि 60 में जब 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस CF जो है हमारा 5 प्लस का x है, और f हमारा जो है वो 20 है, और h की जगह पे 10 है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 20 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और 30 माइनस 5 माइनस x/2, 28.5 में से 20 जाएगा तो बचेगा 8.5, 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस x/2, बटे में 1 लेके कैंची गुणा कर देंगे, 8.2, सॉरी 8.5, 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस एक्स, 8 दूनी 16, ये 17 हो जाएगा, 25 माइनस का x। अब x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 25 में जाके 17 घटेगा तो x बराबर कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा। x बराबर कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 पे रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें समझ में आए, आगे नहीं ले जाना ना मेरे को नेक्स्ट पेज में। अब x की जगह पे कितना कर दिया जाए, 8 प्लस वाई बराबर 15, तो 15 माइनस 8,
y बराबर कुल मिला के मेरा 7 मान आ गया। तो ये रहा x का मान और ये रहा y का मान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना। अब आप ये मत सोचना कि सर आप हम अनसॉल्व करा रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहा है और उन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार इंपॉर्टेंट बोलते जा रहे हैं। बेटा मैंने इंपॉर्टेंट इनको बोला, सच बात है, लेकिन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी टिक भी कराए हैं। ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन प्लेलिस्ट पर जाकर आप इस चैप्टर को अगर देखेंगे तो मैंने हर एक ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इनको मैंने ऑलरेडी टिक करा के रखा, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कारण 12 पेन जो खराब हैं 132 अच्छे पेनों में मिल गए, है ना। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन याद रखा है निकाला गया, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। तो खराब पेनों की जो संख्या अब कितनी है, खराब पेनों की संख्या बराबर दे रहा है 12। अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या दे रहा है 132। कुल पेन की संख्या जो हो जाएगी, कुल पेन की संख्या जो हो जाएगी, दोनों को जोड़ा जाएगा 144। तब अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, है ना, जो होती है वो अनुकूल घटना, क्या होती है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अब घटना की जगह परिणाम कुछ भी लिख सकते हैं। अनुकूल जो है 132 जो सही पेन है और टोटल 144। जैसे ही 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 कम 12 और ये 12, दोनों को 12 से काटेंगे तो 11/12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये दूसरे नंबर के भी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने आपके सामने कर दिया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है और अगर आप ध्यान से यूपी बोर्ड में तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो तीनों 6-6 मार्क्स के पेपर में आपके आते हैं और तीनों में आपके अथवा करके दिए रहते हैं, यानी कि दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, वो भी 6 मार्क्स पूरे पूरे आपको मिलते हैं उन क्वेश्चनों के लिए। सबसे पहला 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा नंबर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। 6 मार्क्स का आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। अथवा में भी है, फिलहाल में पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो भिन्न होती है, भिन्न के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक अंश और एक हर। सबसे पहले हम भिन्न को मान लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको पहले हम मान लेते हैं। तो भिन्न का माना भिन्न का अंश बराबर x है, भिन्न का अंश बराबर x एवं हर जो है आपका y है। तब मूल भिन्न कितनी हो जाएगी, तब मूल भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंश बटे हर, क्योंकि जो हमारी भिन्न होती है वो अंश बटे हर होती है, यानी कि x बटे y हो जाएगी। ये एक कॉमन चीज हो गई किसी भिन्न की। अब कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन क्या है, उस फर्स्ट कंडीशन पे हम बात करते हैं कि पहली शर्त क्या कह रहा है, उस पहली शर्त की बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। हर के विषय में कुछ नहीं कह रहा। जो भिन्न हमारी x बटे वाई है, जो भिन्न है x बटे वाई हमारी 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। अंश में से जब एक घटाया जाता है, आपस में क्या करते हैं, इनका कैंची गुणा कर देते हैं और 3 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो 3x, और 3 का गुणा जब -1 के साथ होगा तो -3, और ये गुणा हो जाएगा y।
तो कहीं ना कहीं y बराबर जो हमारा मान आ गया वो 3x माइनस का 3 आ गया। बात क्लियर? बात क्लियर यहां तक? अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है उसको भी जान लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो हमारी दे रहा है उसको भी जान लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन पे कुछ बोल रहा है इस प्रकार से, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जो भिन्न हमारे x बटे वाई 1/4 हो जाती है जब हमारा क्या करते हैं, हम हर में 8 जोड़ देते हैं। हर में कितना जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं, तो 1/4 हो जाती है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, आपस में कैंची गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इन दोनों का एक का गुणा सीधा सीधा y प्लस 8 में करेंगे तो सीधा सीधा y प्लस का 8 बन जाएगा। 8 इस तरफ जाएगा, 4x माइनस का 8 बराबर y हो जाएगा, यानी कि y बराबर इसको भी लिख सकते हैं 4x माइनस का 8। समीकरण दूसरा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बात क्लियर आप सभी के सामने? अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2 को आपस में बराबर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे y की बराबर आ गई। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से दोनों इक्वेशन हमारी y के बराबर है। तो 3x माइनस का 3 बराबर 4x माइनस का 8 हो जाएगा। ये 3x है, 4x इस तरफ आएगा तो माइनस का, वो माइनस का 8 लेकर 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 4x माइनस का 3x प्लस का, प्लस माइनस घटते हैं तो माइनस का x बच जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा। ये माइनस से माइनस दोनों चिन्ह हट जाएंगे तो x बराबर हमारा जो बचेगा वो 5 बच जाएगा। ठीक है, अब हम x का मान समीकरण 1 व 2 में किसी में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे क्या करते हैं, मान रख देते हैं। समीकरण 1 में जैसे ही मान रखते हैं तो y बराबर कितना लिखा हुआ है, 3, x की जगह 5 माइनस का 3, तो y बराबर 5 × 15 माइनस का 3, y बराबर हो जाएगा 12। तो मूल भिन्न हमारी जो हो जाएगी, मूल भिन्न जो हमारी x बटे वाई है वो हो जाएगी हमारी 5/12, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बात क्लियर? ये रही हमारी मूल भिन्न x बटे वाई बराबर 5/12। हालांकि इन सवालों को आप सत्यापित भी कर सकते हो। सत्यापित करने का मतलब है, उसने कहा कि अंश में एक घटाया जाता, अंश में से जब एक घटा देंगे यानी कि 5 में से जब एक घट जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 से जब 12 में भाग दे देंगे 4 × 3 = 12, यानी 1/3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको चेक कर लेना एग्जाम में, 100% सही रहेगा आपका। ठीक है, बात क्लियर? तो ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे के अब अथवे की बात करते हैं, जो अथवा दिया हुआ। यार एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। ठीक है, 30 मिनट देरी से निकलता है, यानी कि आधा घंटा लेट निकलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल, निर्धारित चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। जब लेट निकलेगा, राइट समय पर पहुंचने में उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माना विमान की सामान्य चाल, माना विमान की सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य चाल लिख देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य दूरी, और सामान्य दूरी जो है वो है 1500 किलोमीटर। तब सामान्य समय, तब सामान्य समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 1500/x, और वो भी क्या, घंटे में। ये सामान्य जो चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर ही है। तो सामान्य जो समय हो जाएगा वो दूरी बटे चाल के फॉर्मूले से हमारा 1500/x हो जाएगा। 250 किलोमीटर प्रति घंटा,
250 किलोमीटर प्रति घंटा क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है ना चाल में, क्योंकि लेट निकल रहा है वो 30 मिनट, है ना, देरी से चलता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वृद्धि के बाद, चाल वृद्धि के बाद नई चाल, नई चाल हो जाएगी हमारी x प्लस का 250 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस भाई है, सामान्य दूरी कितनी है, सामान्य दूरी भाई है 1500 किलोमीटर। तब समय, तब नया समय, क्योंकि स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी यानी कि जल्दी पहुंच जाएंगे, कम समय में पहुंच जाएंगे। तो नया समय जो हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी x प्लस का 250, और वो भी घंटा। देखिए अगर वो x की स्पीड से चलता तो ये सामान्य चाल हो गई, और 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी गई। अगर वो 30 मिनट देरी से निकल रहा है, यानी कि अगर वो इस स्पीड से जाता है, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट का मतलब कितना, 30 मिनट का मतलब कितना, 30 मिनट को आवर में बदलिए 60 से भाग देने के बाद, यानी 1/2 आवर। अगर वो 1/2 आवर यानी कि आधा घंटा लेट निकलता है, तो उसको राइट समय पे वहां पर अगर पहुंचना है, तो वो अपनी चाल को यानी कि स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। और जब स्पीड बढ़ाता है, स्वाभाविक सी बात है, समय कम लगेगा। तो ये जो समय था, ये जो आपका समय दिया हुआ है और ये जो समय है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आधा घंटा है, क्योंकि जो कवर किया गया ना 30 मिनट लेट निकलने के बाद, उसी 30 मिनट को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ाई गई, यानी कि इसमें और इसमें जो समय का जो डिफरेंस है वो आधा घंटा है। तो जो ज्यादा समय वो ये था, है ना, ज्यादा समय क्या था, सामान्य चाल से, सामान्य चाल से ज्यादा समय लगता, इसलिए तो उसने स्पीड बढ़ाई। तो सामान्य चाल यानी कि 1500 बटे एक्स, और सामान्य चाल और ये हो गई बढ़ी हुई चाल, है ना, बढ़ा देगा तो कम समय में पहुंच जाएगा। ये 1500 बटे एक्स प्लस का 250, इन दोनों समयों का जो डिफरेंस है वो हमारे किसके बराबर, वो आधा घंटे के बराबर। मैं हमेशा से यही बात बोलता हूँ, आपका ज्यादा या कम की बात करता वो आपका डिफरेंस को शो करता है। यानी कि अगर वो एक्स की ही स्पीड से जाता तो ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए उसने स्पीड को 250 बढ़ा दी, तो जल्दी पहुंच गया कम समय में। तो जो ज़्यादा समय था ये कम समय था, आपको ये समझना पड़ेगा। ये ज़्यादा समय था, ये कम समय था, ज़्यादा समय में से कम समय घटाए तो जो डिफरेंस आएगा वो 1/2 आवर ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, हरों का लासा एक्स और एक्स प्लस का 250, एक्स हटेगा तो एक्स प्लस का 250 आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस का 250, ये माइनस एक्स प्लस 250 हटेगा तो एक्स कितना हो जाएगा, 1500 एक्स बराबर 1/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1500 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स प्लस का 250 माइनस का एक्स बटे, एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 250 एक्स बराबर 1/2। देखिए एक्स से एक्स कट जाता है तो आपस में दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई होगा, 15 75 की 5 हाथ से लगी 7, 15 दूनी 30 और ये 7, और क्योंकि अब ये 250 का ही तो गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 3 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 250 एक्स बराबर 1/2। इसके बाद क्या कर देंगे, कैची गुणा, कैची गुणा करेंगे, एक का गुणा इसके साथ में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 250, एक्स स्क्वायर प्लस का 250 एक्स, और दो का जब यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 3 0 आ जाएंगे। 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लाई 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 250 एक्स माइनस 7 5 4 टाइम
जीरो बराबर जीरो। अब हमें क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है 7,50,000 के ऐसे गुणनखंड करने के माइनस का चिन्ह घटा के 250 आ जाए। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि 7,50,000 के अगर आपको गुणनखंड करना है तो आप लिखिए 1,000 और इंटू 750, क्योंकि अगर आप इनका माइनस पोर्शन निकालते हैं ना 1,000 में से, जब 750 आप घटाते हैं तो 250 ही निकलेगा, और घटाने के बाद हमें 250 ही लाना है। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1,000 एक्स माइनस 750 एक्स घटा के 250 गुणा करने के बाद वही 7,50,000 माइनस 7,540। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह, अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, 7,5,4 टाइम 0। अब दोनों में x अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 1,000 माइनस का 750 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 750 निकल जाएगा तो 1,000 बराबर 0। अब x प्लस का 1,000 अगर कॉमन दिख रहा है तो कितना बचेगा, x माइनस का 750 बराबर 0। x प्लस का 1,000 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1,000, x माइनस 750 बराबर 0, x बराबर जो आएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करें कि आंसर क्या है, आंसर आपका यही होगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि माइनस तो चाल होती नहीं है, मूल चाल पूछी थी, सामान्य चाल पूछी थी, तो सामान्य चाल कितनी हो जाएगी, 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात क्लियर आप सभी को। देख सकते हैं ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, अथवा भी है, फिलहाल में इसको करते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये रही 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये रही 80 मीटर चौड़ी सड़क, और इसके दोनों ओर समान लंबाई के खंबे हैं। ठीक है, दोनों ओर समान लंबाई के खंबे हैं, जिसको हम मान लेते हैं एच मीटर। कितना मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। 60 और 30 डिग्री है उस बिंदु से दोनों खंभों को देखने पर बनने वाले उन्नयन कोण। ये तो निश्चित हो गया कि कोण अलग अलग हैं, 30 और 60 डिग्री है, तो ये जो बिंदु है ना आपका एकदम बीचों बीच नहीं होगा। बीचों बीच अगर एग्जैक्ट होता तो दो उस बिंदु से दोनों को देखते तो सेम उन्नयन कोण बनता, यानी कि बिंदु आगे पीछे है। अब यानी कि बिंदु को हम अगर इस ओर मान लें, इस पॉइंट पे मान लें, तो यहां से अगर देखें और यहां से देखें, याद रखिए किसी भी वस्तु के जब हम करीब चले जाते हैं, यानी कि उसके हम जब पास चले जाते हैं, तो कोण उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिंदु इस खंबे के ज़्यादा निकट है, यानी कि यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री होगा। ये जो बिंदु है इस खंबे से ज़्यादा दूरी पे है, यानी बनने वाला कोण 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, और इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, इसको डी, और इसको ई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों खंभों की माप बतानी है, और साथ ही साथ उस बिंदु की खंभों से दूरी बतानी है। अगर ये हम x मीटर मान भी लें, ये हिस्सा हम x मीटर मान भी लें, तो
तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा ना 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ये जो सवाल है आपका चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको एक महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। वो टिप्स कुछ इस तरीके की है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपके आता है तो आप सबसे पहले सही चित्र बनाइए, क्योंकि अगर आपका चित्र सही नहीं है तो आपको वहीं से नंबर नहीं मिलेगा और कॉपी का वो क्वेश्चन आपका चेक भी नहीं होगा। चित्र सबसे पहले सही होना चाहिए। अगर आपने चित्र सही ढंग से बना लिया तो आपको सही सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा, क्योंकि कैलकुलेशन जटिल नहीं होती इन सवालों की। इन सवालों का मेन है चित्र सही से ड्रॉ करना। ये महत्वपूर्ण टिप्स है, इसको जरूर ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, ठीक है। लंब कितना ए बी और आधार क्या है बी सी। और टेन 30, 30 का मान कितना होता है 1/√3। और ए बी यानी कि जो है वो एच है, क्योंकि समान लंबाई के खंभे हैं ना, ये एच है तो ये भी एच होगा। आधार है 80 माइनस का एक्स, कैंची गुणा कर देते हैं, है ना। और जब कैंची गुणा करेंगे तो इन दोनों का हो जाएगा 80 माइनस का एक्स और इन दोनों का हो जाएगा h√3। समीकरण पहला, इसके आगे मैं सॉल्व भी नहीं करता। अब मैं ले लेता हूं ई डी सी त्रिभुज में, ठीक है। पुनः त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में यहां पर भी क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर यूज करेंगे आप और लंब बटे आधार। थीटा की जगह आप 60 डिग्री यूज कर लीजिए। लंब हमारा ईडी है और आधार हमारा बीसी है, और ये हो जाएगा आपका √3 और ईडी हो जाएगा एच और जो आपका डीसी हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा x√3, ठीक है। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रिप्लेस कर देना, रख देना। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर h की जगह पे हमें क्या रखना है समीकरण 1 में x√3। तो 80 माइनस का x, h की जगह पे x√3 इंटू √3 तो लिखा है, x उस तरफ जाएगा √3 √3 3x हो जाएगा, x उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा 4x, 4 दूनी 8। x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर। खंबे की जो दूरी है बिंदु से 20 मीटर निकल आई, ये 20 है तो ये 60 हो जाएगी। और x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब h बराबर x की जगह 20 और √3 मीटर। तो जो खंबे की ऊंचाई है वो है 20√3 मीटर और खंबे की बिंदु से दूरी है 20 मीटर। तो खंबे से बिंदु की दूरी ऐसा लिखते हैं, खंबों से बिंदु की दूरियां, एक तो 20 मीटर है, 20 मीटर और 20 घटने के बाद शेष बचा हिस्सा हो जाएगा और 60 मीटर है, ठीक है। खंबे से बिंदु की दूरियां 20 मीटर और 60 मीटर है। बात क्लियर। ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसके बाद चलते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ।
अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो उसको भी पढ़ लीजिए। तो अथवा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार की तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। देखो ये हमने बना दिया आपके सामने। सबसे पहले भूमि, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा जो है वो है भवन, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक मीनार के तल और शिखर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मीनार। क्या लगा हुआ, मीनार। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60। मीनार का तल और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 डिग्री है। जो छोटा एंगल होगा यानी कि जो तल से देखेंगे, यहाँ से अगर तल को देखते हैं तो 45 डिग्री और शिखर को देखते हैं मीनार के तो 60 डिग्री। बोला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। इसको अगर हम एच मीटर मान ले तो कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ लिख भी देते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर एच मीटर। बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, इसको हम एक्स मीटर मान सकते हैं। इन सवालों में एक्स वाई करके मानते रहते हैं और स्पेशली आपको वही मान के शो करना है जो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं माना, मान तो चुके हैं भाई, अब बार बार नहीं मानेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह जो दे रहा है वो 45 डिग्री दे रहा है, लंब जो दे रहा है वो बी सी दे रहा है और आधार जो दे रहा है वो ए बी दे रहा है। 45 का मान 1 होता है और बी सी की जगह पे 20 दे रहा है और ये x दे रहा है। बटे में 1 लेके कैंची गुणा करते हैं तो x बराबर जो निकल आएगा 20 मीटर। लेकिन हमें x चाहिए नहीं है, हमें चाहिए h यानी कि मीनार की ऊंचाई चाहिए। अब क्या करते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, पुनः त्रिभुज ए बी डी में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, थीटा की जगह हम कितना रख दिया 60 डिग्री। लंब कितना है बी डी, है ना, और आधार क्या है ए बी। tan 60 का मान √3, बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस का एच, 20 प्लस का एच और ए बी हो जाएगा एक्स। क्योंकि हमारा जो एच का मान चाहिए है, एक्स और एच दोनों हमारे क्या हैं, ये लिखा हुआ है। एक्स बराबर कितना आ चुका 20, एक्स की जगह कितना लिख देते हैं 20, कैसे गुणा कर देंगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 प्लस का एच और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20√3। 20 पक्षांतर हो जाएगा तो 20√3 माइनस का 20। अगर हम 20 कॉमन ले भी लेते हैं तो √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो निकल आई 20√3 माइनस का 1 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा भी हमने कर दिया। अथवे के बाद चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर कह रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया। देख रहे हैं ये हिस्सा
और ये हिस्सा खुद का निकालते हुए चित्रानुसार खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है ना, और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, पाई बराबर 22/7 ले लेना। इसके बाद अथवा भी है। तो बेलन में बेलनाकार भाग में, ठीक है, बेलनाकार भाग में देखेंगे तो जो हमारी ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो आर है वो 3.5 सेंटीमीटर। दशमलव अलग करते हैं तो 35/10, और फिलहाल में 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×2 = 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हमने ये अर्धगोलाकार हिस्से काट के निकाल दिए, आप सोचें कि वक्र पृष्ठ घट जाएगा, तो याद रखना वक्र पृष्ठ उल्टा बढ़ेगा। वो हिस्सा भी तो आ गया पृष्ठ में। तो क्या करते हैं, बेलनाकार बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH, 2 × 22/7, आर की जगह 7/2 और एच की जगह पे 10। देखिए 7 से 7 काट देते हैं और 2 से 2 काट देते हैं, हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेलनाकार हिस्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन सवाल में पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोलाकार हिस्से की बात करें तो अर्धगोलाकार हिस्से की भी सेम त्रिज्या है, ठीक है। तो अर्धगोलाकार भाग में ये भी आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। क्योंकि दोनों हो रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है ना, तो हो जाएगा 4πr²। 4 पाई की जगह 22/7, और ये हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। तो 4 × 22/7, और ये 49/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 37×7 = 49 हो जाएगा। 7×2 = 14, 7×2 = 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलनाकार भाग यानी कि चारों ओर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला देखिए, ये वाला, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया चारों तरफ का। और अर्धगोले जब अलग करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्थिति बन जाएगी। तो इन अर्धगोलाकार हिस्सों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बात क्लियर। और यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से आएगा ना, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बचेगा लास्ट में। तो ये चारों ओर का और ये जो अर्धगोलाकार हिस्सा उसका, अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 220 और 154, 4, 7 और 3, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर सभी को। अब इसके अथवा नंबर को देखते हैं, तो अथवा क्या है उसको भी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले के समान है। चलिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, ठीक है।
शंकु और अर्धगोला, अर्धगोला और शंकु की त्रिज्याएं समान है और इनकी माप कितनी कह रहा है, 3 सेंटीमीटर कह रहा है। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर। यदि ठोस की जो ऊंचाई है, जो पूरा एक ठोस है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठोस की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या भी होती है ना, तो ये जो ऊंचाई, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये टोटल अगर 6 है और त्रिज्या अगर 3 है तो अर्धगोले की ऊंचाई 3 हो जाएगी। तो जो हमारा शंक्वाकार भाग है, 6 में से 3 घटाने के बाद शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई हो जाएगी वो भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। ठोस का आयतन ज्ञात करना। देखो, दोनों की त्रिज्याएं r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठोस की संपूर्ण ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 6 में से 3 घटाने के बाद 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ठोस का आयतन। ठोस का जो आयतन होगा वो अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन का योग होगा। ठोस का आयतन, ठीक है, ठोस का आयतन तो हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। 1/3 पाई, त्रिज्या कितनी है 3, का स्क्वायर एच की जगह पे भी 3, 2/3 पाई आर की जगह 3 का क्यू, कितना हो जाएगा 9 × 27 पाई/3। ये हो जाएगा 9 × 27, क्योंकि 3 की घात 3, 27×2 = 54 पाई/3। हारों का लासा समान है और इनको आपस में जोड़ देंगे, 7 4 11 की 1, है ना। या ऐसा करिए, पहले 27 पाई लिख दीजिए प्लस 54 पाई, क्योंकि हार समान है तो अंश आपस में जोड़े हैं। 7 4 11 की 1 और 7 और 1 8, 81 पाई/3, और 3 से जैसे ही भाग देंगे 3 दूनी 6 और 7 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि संपूर्ण आकृति का जो आयतन हो जाएगा वो 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये लगातार क्लासेस में मैंने आपको सेट 1, जिसका कोड था 822 BV, इसको पूरा करा दिया। आई होप कि जो बच्चा लास्ट तक वीडियो में बना रहा, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी इसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो से फ़ायदा मिला है तो ये फ़ायदा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, क्या आप अगले सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और आपको बहुत जल्द दूसरा सेट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।